Hey guys, this is Dr. Saurabh Jain. I have done my MBBS and then I have done my MD from AIMS New Delhi. और आज मेरे साथ है सार्थक. He has secured a rank of All India rank 14 Yeah. and very soon he will be joining my college. He will be joining AIMS New Delhi. और so Sarthak, welcome to the channel. How are Thank you. you? Thank you How so are you much. feeling? I am fine. और I am feeling extremely good now. 2 years का स्ट्रगल खत्म हुआ फाइनली. सही बात है यार, 2 साल का स्ट्रगल बहुत लंबा टाइम, काफी डिसिप्लिन मेंटेन भी रखना पड़ता हाँ. है. आई थिंक नाउ यू आर फीलिंग लिटिल बिट रिलैक्स्ड, है Yes, ना? yes, yes. और तो आई थिंक वेरी सून यू विल बी कमिंग टू दिल्ली. एंड Yes, yes. तो अभी दिन कैसे चल रहे हैं आफ्टर रिजल्ट? अभी तो मतलब थोड़ा बोर भी हो जाता हूँ. कुछ टाइम पास वही चलता है. एक्सरसाइज और टाइम पास वही रूटीन है दिन का सही तो. बात है. मतलब तो अब मेरी तुम्हारे पापा से भी बात हुई थी, अंकल से मेरी बात हुई हाँ. थी. ही इज ऑल्सो अ डॉक्टर, राइट? Yes, एमडी he's a मेडिसिन. physician. Yes, yes. हाँ. यस, तो अंकल ने मुझे बताया था. सो सार्थक, व्हेन डिड यू डिसाइडेड टू बिकम अ डॉक्टर? यू वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर और इट्स जस्ट दैट यू शोड नॉट कि बायो? बचपन से मुझे डॉक्टर ही बनना था, लेकिन आई थिंक एक 9-10 में तो डिसाइड हो गया था कि हाँ. इसी ओके. फील्ड में जाना है करके. सो व्हेन डिड यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग? तुमने तैयारी कब से शुरू कर दी थी? 9-10 से शुरू कर दी थी या फिर और थोड़ा बाद में शुरू किया? मेरे स्कूल में फाउंडेशन था, मतलब पहले से 8 से वगैरह. हम्म. लेकिन आई थिंक कि जो मैंने नीट ओरिएंटेड डायरेक्टेड प्रिपरेशन जो चालू की, मैंने 11 से ही की. ओके. सो 9-10 में तुम लोगों ने क्या किया? मतलब बेसिकली नीट से रिलेटेड कुछ किया या फिर हाँ, नीट से रिलेटेड ही, मतलब थोड़े, मतलब बायो के जो बेसिक चैप्टर्स होते हैं वो पहले के 4-5, फिजिक्स के हो, हम्म. केमिस्ट्री के हो, वो उन्होंने करवा लिए थे. लेकिन हम्म. उस मतलब वो बहुत ही सुपरफिशियल था. हाँ. तो उसका मेनली प्रिपरेशन 11 से ही चालू हुआ. ओके. सो मतलब क्लास जैसे जैसे तुम्हारे पापा तो डॉक्टर हैं, तो तुम्हें थोड़ा बहुत तो बचपन से आइडिया थोड़ा बहुत तो हो हाँ, गया होगा कि मेडिकल फील्ड क्या होता है, कैसा होता है. तो हाँ. व्हाट डू यू थिंक दैट मेडिकल फील्ड में ज्यादा मेहनत है फॉर फॉर द टाइमिंग? हम नीट तक की जर्नी की बात करें या फिर आईआईटी में प्रिपरेशन में मेहनत ज्यादा लगती है? नीट के टाइम तक तो मुझे लगता है कि आईआईटी में ज़्यादा मेहनत लगती होगी। लेकिन ओके. क्या है ना हाँ. कि नीट का सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है वैसे। हाँ. 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 तो वो मेमोरी रिटेन करना ज़्यादा चैलेंजिंग नीट में हो जाता है। हाँ. हाँ, लेकिन वो अगर कॉन्सेप्चुअली बोले या वो एडवांस्ड वगैरह बहुत मतलब हाँ. हाँ. कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन आई थिंक हम्म. कि सिलेबस के हिसाब से बहुत मतलब कि बर्डन होता है नीट में, कि हाँ. ये बोल रहा है, वो बोल रहा है। हाँ. 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 हाँ। एग्जैक्टली. मैं बच्चों को, ये चीज तो मुझे भी फील होती है, मैं बच्चों को बोलता भी हुँ। हूँ कि एक्चुअली नीट का सिलेबस मल्टीपल टाइम्स रिवाइज होना, बायो को हाँ, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना, ये ज्यादा थोड़ा मुश्किल टास्क हो जाता है. क्योंकि हाँ। क्या होता है कि जब आप मैथ्स लेते हो, आईआईटी की तैयारी करते हो, तो आपके दिमाग में एक बार कॉन्सेप्ट अगर है तो वो वही, रिटेन वही। रहता है. एग्ज़ैक्टली। लाइक जैसे अभी शोएब आफ्ताब है, जो ऑल इंडिया रैंक 1 था 2020. ओके, ओके। ही इज हाँ। स्टिल टीचिंग फिजिक्स. हाँ। क्योंकि फिजिक्स उसके दिमाग में, क्योंकि एक बार आपके दिमाग में चीज आ गई तो आप 5 साल बाद भी उठाओगे, आपको चीजें वापस ध्यान आ हाँ, हाँ। जाती है. बट इट्स नॉट सेम विद बायो. आप यस, भूल यस, यस। जाओगे. एग्जैक्टली. सो सार्थक, हाउ मतलब हाउ डिड यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट? और तुमने अपने आप को कैसे ओरिएंट किया था फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग? हाउ डिड यू स्टार्टेड योर प्रिपरेशन? तो जब 11th में वगैरह कुछ स्टार्ट में अप्रैल में आई गेस हमारे कोचिंग ने वो बेसिक मैथमेटिक्स या कुछ ब्रिज कोर्स टाइप सिखाना चालू कर दिया था। हम्म. वहीं से मेरा क्लियर था कि जब तक पूरा सिलेबस कंप्लीट ना हो जाए तब तक मैं सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो कम से कम ग्रास्प कर लूँ। सही मतलब बात है. सिलेबस खत्म होने तक तो मैं 11th के बिगिनिंग का भूल गया। मतलब हाँ. 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 20-30% ही रिटेन रहा होगा, वो तभी पता था। लेकिन हाँ. 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 एटलीस्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे ताकि मुझे रिवीजन में फ़ायदा हो, हम्म. इसलिए मैंने तब वो साल, डेढ़ साल उसके लिए काम किया। फिर हम्म. रिवीजन में मैंने मतलब आई थिंक कि माय फर्स्ट रिवीजन वाज़ द मोस्ट इफेक्टिव टाइम आई गिव फॉर माय स्टडीज़। हम्म. वो आई थिंक 2-3 मंथ्स वो बहुत मैंने मन लगा के पढ़ाई की, वैसे कह सकता हूँ मैं, कि तो वो मेरा प्लान फिक्स रहता था कि ये मंथ, हुँ, हाँ। ये रिवीजन जो तुम बोल रहे हो, तुमने कौन से मंथ में किया था? आई थिंक मैंने अक्टूबर में चालू कर दिया था और मेरा फर्स्ट रिवीजन आई गेस जनवरी तक खत्म हो गया था। अच्छा, यू आर टॉकिंग आफ्टर आफ्टर क्लास 12th का भी सिलेबस हो गया था, उसके बाद तुम हाँ। फर्स्ट रिवीजन की बात कर रहे हो? ओह! यस, ओके. यस। सो ओके. सो इन क्लास 11th जैसे तुम्हारा अप्रैल में मान लो शुरू हो गया होगा, हाँ, है ना? क्लास 11th में आई थिंक तुमने शुरू कर दिया होगा क्लास 10th के बाद. तो हाँ। क्लास 11th में
जो तुम्हारा कोचिंग था, जैसे तुम मुझे बता रहे थे कि कोचिंग का एक बहुत स्ट्रिक्ट शेड्यूल था, कोचिंग क्लासेस हाँ भी बहुत लंबे होते थे, है ना? हाँ हाँ यस सुबह 8 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक तो क्लासेस ही होते थे, है हाँ ना? एंड सो जैसे क्लास 11th का तुम जो सिलेबस था, तो उनका कोई टेस्ट सीरीज भी था जो तुमने फॉलो किया था, या मतलब हाउ डिड यू डिसाइडेड कि इतने इतने टाइम में इतना सिलेबस हो जाना चाहिए? उनका वीकली टू मतलब शुरुआत में वीकली एक टेस्ट होता था हाँ। वीक के सिलेबस के हिसाब से और बाद में हम्म। दो दो टेस्ट होते थे कि एक प्रीवियस जो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है उसका पूरे चैप्टर का एक मिला के टेस्ट होता था तो हाँ। सैटरडे और मंडे हमारे टेस्ट में ही जाते थे मोस्टली हम्म। तो हम्म। हम शेड्यूल मिलता था तो उसके हिसाब से मैं वीक का प्लानिंग करके रखता था मतलब ओके। हाँ तो वो एक अच्छा हो गया क्लियर था कि ज्यादा कंफ्यूज नहीं हुआ मैं उस टाइम हाँ 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 हाँ। और फिर रिवीजन में भी उन्होंने क्या किया था टू टेस्ट में डिवाइड किया था कि पहले एक 4-5 चैप्टर हर एक सब्जेक्ट के उसका उस पे सैटरडे को टेस्ट होगा और हम्म। मंडे पे जितने पहले टेस्ट हुए हैं उनका क्यूमुलेटिव सिलेबस मिला के एक टेस्ट होगा हम्म। तो वो भी उसका उसमें भी वीकली प्लानिंग हो जाता था मेरा ओके। सो जैसे वीकली टेस्ट होते होंगे, उसमें तो कुछ पार्ट सिलेबस आता होगा या जो उन्होंने हाँ उस हफ्ते हाँ पढ़ाया, हाँ वही लेकिन उन्होंने मतलब फुल सिलेबस या पार्ट सिलेबस, थोड़ा सा ज्यादा सिलेबस के टेस्ट कब से लेने शुरू कर दिए थे अप्रोक्स? वो रिवीजन मतलब सिलेबस खत्म होने के बाद ही चालू कर दिए थे उन्होंने अच्छा, वो क्लास 12th के बाद चालू हुए थे? हाँ हाँ मतलब पूरी क्लास 11th यू वर जस्ट गिविंग वीकली टेस्ट? यस वीकली टेस्ट एंड 1 चैप्टर टेस्ट फॉर अ सब्जेक्ट ऑन मंडे दैट्स इट ओके। तो जैसे जैसे क्लास 11th जब कंप्लीट हुआ था, उसके बाद क्लास 11th और 12th के बीच में गैप नहीं दिया था, या फिर कंटिन्यू नहीं थी गैप कोचिंग? नहीं था कंटिन्यूस थी एक 10 दिन की छुट्टी हुई होगी मैक्स अच्छा, सो यू गाइस स्टार्टेड विद 11th और 11th पूरा कंप्लीट हुआ, उसके बाद कंटिन्यूएशन में 12th हो गया, हाँ अक्टूबर में जाके कोर्स खत्म कर दिया उन्होंने? यस यस ओके, और उसके बाद आपके फिर पार्ट सिलेबस टेस्ट या ऐसे टेस्ट जो थोड़े ज्यादा चैप्टर्स के हाँ शुरू ज्यादा हुए? सिलेबस यस तो जैसे सार्थक, मुझे साइकोलॉजिकली बताओ, जैसे तुम कोचिंग भी कर रहे थे और तुम्हारे वहां केवल वीकली टेस्ट हो रहे थे, हाँ जबकि हम पूरे इंडिया लेवल पर जब देखते हैं जो कोचिंग्स होती हैं उनमें जो टेस्ट होते हैं वो कई चैप्टर्स के होते हैं, हर 2-3 हफ्ते में एक बार हाँ होते सही हैं, सही एंड हाँ समथिंग लाइक दैट। तो जैसे तुम दूसरे बच्चों को देखते थे जो इस तरह से कर रहे हैं और फिर तुम्हारा इस तरह का सिस्टम चल रहा है, तो कहीं दिमाग में आता नहीं था कि मतलब मैं कहीं लैग तो नहीं कर रहा हूँ, या कुछ आई एम डूइंग राइट और नॉट? आता जरूर था लेकिन अभी क्या था ना कि एक बार सिलेक्ट कर लिया है तो ज्यादा यस। उसमें भी कंफ्यूज होने से नहीं चलेगा तो जो चल हम्म। रहा है उसमें ही चलने दो डिपेंड तो फाइनली अभी तो कॉन्सेप्ट ग्रास्प करने का टाइम है डिपेंड तो फाइनली रिवीजन पे ही करता है तो आई थिंक हम्म। उसमें मैं फ्लो में चला गया 1.5 साल सही बात है। हाँ ओके, एग्जैक्टली, एक्चुअली ये चीज मैं बच्चों को भी समझाना चाहूंगा कि इफ यू आर फॉलोइंग ए सिस्टम, यस उसको पूरे दिल से शिद्दत से फॉलो करो। हाँ हाँ अगर यस आप बहुत सारे टेस्ट सीरीज, बहुत सारे कोचिंग्स इनको फॉलो करने की कोशिश करोगे, तो आप फिर भटक जाओगे और आपका जो मेन सेल्फ जो आपको हार्ड वर्क करने वाला काम है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप बहुत हाँ सारे सिस्टम्स को एक साथ फॉलो करने की कोशिश कर रहे होगे। एग्जैक्टली एग्जैक्ट सो साधक, जैसे क्लास जैसे तुम्हारा अक्टूबर में कोर्स खत्म हुआ, उसके हाँ बाद फिर तुम लोगों का शेड्यूल किस हिसाब से था, तुमने किस तरह से फिर रिवीजन किया? क्या था ना कि एक वीक में शायद फिजिक्स के 2-3 चैप्टर केमिस्ट्री के 2-3 चैप्टर और बायो के एक हाँ। 4-5 चैप्टर वगैरह 4 या 2-3 चैप्टर वगैरह ऐसे रहते थे चैप्टर पे डिपेंडेंट हम्म। फिर वो एक वीक पहले हमें 1 वीक या 2 वीक पहले हमें शेड्यूल मिल जाता था कि हम्म। कौन से होने वाले हैं तो उस हिसाब से हम्म। मैं अपने जो टाइम बचा है टेस्ट के पहले वो प्लान हम्म। करता था कि ये अभी हमें कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है इस दिन क्वेश्चन सॉल्व करने हैं फिर पीवाईक्यू हम्म। सॉल्व करने हैं फिर उनके जो हम्म। डीपीपीस थे वो वगैरह हम्म। सॉल्व करने हैं और हम्म। इसके बाद फिर से वो थोड़ा सा रिवाइज करना है टेस्ट के पहले 1-2 दिन तो हम्म। ऐसे में प्लान करके रखता था और आई थिंक 90% तो मैं उस प्लान पे स्टिक रहता था पूरा तो हम्म। होना थोड़ा डिफिकल्ट है हाँ। लेकिन आई हाँ। ट्राई एज मच एज पॉसिबल टू स्टिक विद दैट प्लान सो लाइक जो उनके टेस्ट होते थे फिर अक्टूबर के बाद, उसमें हाँ कोई वो ऑल इंडिया रैंक या ऐसा कोई रैंक वगैरह आता था उसमें? नहीं लोकल कोचिंग थी तो हमारे जो 4-5 ब्रांचेस हैं उसमें से टोटल रैंक हम्म। आता था ओके। सो जैसे तुमने जब क्लास 11 से प्रिपरेशन की होगी, फिर उनके मटेरियल्स रहे होंगे, डीपीपीज रहे होंगे, मॉड्यूल्स रहे हाँ होंगे, जो भी जो तुम आए थे, तो जब तुमने अक्टूबर के बाद रिवीजन शुरू किया, हम्म तो फिर तुमने क्या वो डीपीपीज वगैरह फिर से वापस से पूरे किए थे, या क्या, कैसे मैनेज किया था? मैंने मतलब रिवीजन में आई थिंक मैंने ज्यादा प्रायोरिटी रेफरेंस बुक्स और पीवाईक्यूज को दी थी ठीक है। उनके तब भी नए डीपीपीस आते थे तो वो मैं बना लेता था हाँ। वो मॉड्यूल में थोड़ा सेग्रीगेशन रहता है डिफिकल्टी लेवल्स के हिसाब से तो टफर क्वेश्चंस में बना लेता था इजियर हम्म। क्वेश्चंस पहले ही बना लिए थे उसमें टाइम वेस्ट नहीं डालना हम्म। था मुझे
तो आई हम्म। थिंक रेफरेंस बुक्स, पीवाईक्यूज और वो डीपीपी बना लेता था, उतना बस हो जाता था। ओके, सो डीपीपीस जो तुमने पहले किए होंगे उसमें तुमने मार्क कर रखा होगा कि ये क्वेश्चंस तो इजी हैं, जो तुमने टफ लगा हाँ कुछ हाँ वही। सर्किल बैक कर रखे होंगे कि उनके ठीक है। मॉड्यूल्स में भी सेग्रीगेशन होता था कि अच्छा ये कि डिफिक ओके कि हाँ इजी है, ये थोड़ा सा हाँ टफ है और ये टफेस्ट है। हाँ एंड या रेफरेंस बुक्स दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, द रेफरेंस बुक्स कौन कौन से तुम बोल रहे हो, जैसे हाँ। तो फिजिक्स में मैंने सीपी सिंह सिंगेज की आती है वो, ओके। हमारी कोचिंग भी वही रेकमेंड करती थी और मैंने भी वही किया, अच्छी बुक है वैसे। और ओके। डीसी पांडे भी कर सकते हैं, मतलब थोड़े चैप्टर्स के लिए मैंने वो यूज की, क्योंकि मेरे प्रेफरेंस के हिसाब से मैंने दोनों में डिवाइड हम्म। किए थे चैप्टर्स। हम्म। और केमिस्ट्री में तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए नरेंद्र अवस्थी, नीट हम्म। नीट की मिलती हम्म। है वो। हम्म। और आई थिंक ऑर्गेनिक के लिए मैंने थोड़ा हायर लेवल का सोचा, तो मैं जेई मेंस की एमएस चौहान बना लेता था। ओके, सो अब और जैसे तुम्हारा कोचिंग भी चलता था, उसके बाद तुमको सेल्फ स्टडी के लिए भी केवल 2-3 घंटे का ही टाइम मिलता था। हाँ तो हाँ। क्या ये जो टफ बुक्स थी ये कोचिंग में वो करवाते थे, या फिर तुम इसके लिए तुम्हें टाइम खुद से निकालना पड़ता था? इसके लिए शुरुआत में मुझे खुद से निकालना पड़ता था, लेकिन रिवीजन चालू होने के बाद कोचिंग के टाइम कम हो गए, उन्होंने कम किए, लेक्चर ज्यादा नहीं लिए, तो हाँ। बहुत इनफ टाइम मिल जाता था खुद बनाने के लिए। ओके, सो तुम्हारा कोचिंग का पूरा सिस्टम ऐसा रहा है कि तुमने स्टार्टिंग में तुम्हारी क्लासेस बहुत ज्यादा लगी हैं, हाँ। अक्टूबर के बाद से तुम लोग काफी फ्री हो गए थे, और अक्टूबर से लेकर के यस अप्रैल तक का टाइम, मतलब इट इज अराउंड 7 to 8 months, विच इज यस। सफिशिएंट इनफ टाइम फॉर यू हाँ, टू रिवाइज। मोर देन इनफ। So this so this was also a good system. Actually महाराष्ट्र में मैंने ये सिस्टम देखा कि स्टार्टिंग में कोचिंग बहुत ज्यादा लेते हैं और फिर हम्म बाद में बच्चे को पढ़ने के लिए टाइम काफी दे देते हैं। सो हाँ यू हाँ गेट वैसा सेल्फ ही है। सफिशिएंट इनफ टाइम टू गेट डू सेल्फ स्टडी। या सो जब तुम्हारा अक्टूबर के वजह से कोचिंग वो शुरू हो गए थे, टेस्ट शुरू हो गए थे, तो हाँ। तब तुमने फिर रिवीजन के लिए जैसे ये एमएस चौहान वगैरह ये बुक्स तब भी सॉल्व करी थी, या तब तक तुम सॉल्व कर चुके थे? नहीं, मैं तब रेफरेंस बुक्स आई सॉल्व मल्टीपल टाइम्स। ओके। हाँ, तो हम्म। मतलब सिखाने के टाइम भी मैंने सॉल्व की थी। फिर रिवीजन में मैंने, फर्स्ट रिवीजन में एटलीस्ट कि मैंने सारे रेफरेंस बुक फिर से बना दिए, क्योंकि ओके। क्वेश्चंस भी उनमें अच्छे होते हैं, थोड़े अच्छे थे, हायर हाँ। लेवल के भी होते हैं हाँ हाँ। ऐसे। तो मैं फिर से हम्म। बना लिए, लेकिन मॉड्यूल्स डीपीपीज वगैरह मैंने फिर से नहीं बनाए। ओके, क्योंकि मॉड्यूल सीपीपीस का तुमको पता था कि इसका लेवल उतना ज्यादा नहीं है और हाँ तुमको हाँ आ एग्जैक्टली। जाएगा, और ऑलरेडी हाँ तुमसे बन रहे होंगे। एंड हाँ से फॉर एग्जांपल जैसे 2025 का पेपर बहुत टफ था, हाँ। है ना? सही। 2026 का पेपर जैसे नीट का इजी था, रीनीट का, लेकिन फिर से टफ था। हाँ। तो जब नीट का पेपर नहीं हुआ था, जब हम्म 2025 के बाद तुम तैयारी कर रहे थे, तो हम्म। किस लेवल तक का तुमने सोच रखा था कि इस लेवल तक की मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री तो करनी ही है? मतलब एटलीस्ट जेई मेंस लेवल की तो करनी है, मैंने सोचा था। हाँ। कि ओके। क्योंकि क्या हुआ था ना कि बहुत ज्यादा टफ, मतलब 2025 का पेपर देख के तो डर लगा पहले तो, कि हाँ ये तो बनी, तब भी जो टॉपिक हुए थे वो उसके भी क्वेश्चन नहीं बन रहे, ऐसे हो रहा था। हाँ। तो मैंने सोचा था कि जब भी रिवीजन आएगा मैं एटलीस्ट जेईई मेन की पीवाईक्यू तो बना ही लूं। हम्म। हम्म। और कोचिंग के टीचर्स ने भी बोला कि आई थिंक द पेपर वुड बी, मतलब ये पैटर्न रिपीट होगा शायद से। हम्म। तो हम्म। तुम्हारे पास कैपेसिटी है तो तुम हायर लेवल की तैयारी करो। हम्म। फिजिक्स केमिस्ट्री तो मैंने आसानी से जेईई मेंस लेवल का किया था। हम्म। ओके, सो जेई मेंस लेवल तक के लिए जैसे तुमने बताया कि ऑर्गेनिक में एमएस चौहान थी तुम्हारी, और हाँ फिजिक्स में तुमने बताया डीसी पांडे भी तुमने करी थी, है हाँ ना? और कुछ चैप्टर्स तुमने किए थे, है ना? हाँ हाँ एंड यस। इन द सेम वे केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक, अच्छा इनऑर्गेनिक फिजिकल के लिए भी तुमने कौन कौन सी कुछ बुक्स करी थी क्या एक्स्ट्रा? फिजिकल के लिए नरेंद्र अवस्थी नीट की मिल जाती है, हाँ तो हाँ। वो मैं मेरे कोचिंग में रेकमेंड वही किए थे, और हम्म। मैंने रिवीजन में वही बनाई, और जेईई मेन की पीवाईक्यू में बना लेता था। जेईई मेन ओके, की पीवाईक्यू को मैंने रेफरेंस बुक की तरह ट्रीट किया ऐसे। तो जेई मेंस के पीवाईक्यू तुमने कितने साल के किए थे? आई थिंक मेरे पास, मतलब वो ज्यादा पुराने भी रेलेवेंट नहीं होते, 5 6 6 हाँ, साल के तो किए थे। 6-7 साल के किए हाँ, थे, वो हाँ। 10 10 शिफ्ट होते हैं तो बहुत ज्यादा थे वो क्वेश्चन। हाँ, मतलब दो हाँ। एक्चुअली, क्योंकि 2025 के बाद से बच्चों ने जो अपना लेवल जैसे नीट का इम्प्रूव किया है ना? हाँ। लोगों ने सोचा कि पेपर टफ आ सकता है, लेकिन हम्म बच्चे मैक्सिमम आईआईटी मेंस लेवल, ये अपना जेई मेंस लेवल तक ही गए हैं, है हम्म। ना? एंड दैट इज सफिशिएंट इनफ, और यस। वो भी उस बच्चे के लिए जिस बच्चे का ऑलरेडी बेसिक चीजें हो चुकी हूँ। हम्म। इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व बेसिक डीपीपीज एंड मॉड्यूल्स, ऐसे कई बच्चे होते हैं जो कहते हैं सर मैं डीसी पांडे कर लूँ क्या? मैं उनसे कहता हूँ आपने डीपीपीज मॉड्यूल्स कर लिए हो, हाँ आप यस एग्जैक्टली। टाइम बचता सही हो, है सही। तो हाँ आप हाँ जाओ। अरे नहीं तो फिर आप अपने सिलेक्शन से भी हाथ धो बैठोगे आप डीसी पांडे के चक्कर में, क्योंकि बुक टफ है और आप कर हाँ। भी नहीं पाओगे उतनी फास्ट स्पीड से। सही है सही है। सो जैसे तुम्हारा अक्टूबर से शुरू हो गया था ये सारा, फिर तुमने मल्टीपल टाइम हमने रिवीजन किया, एंड बोर्ड्स के टाइम पर तुमने किस तरह से अपने बोर्ड्स को एंड इन चीजों को मैनेज किया?
हाँ, मतलब क्या होता था ना कि केमिस्ट्री, बोर्ड की केमिस्ट्री जो एग्जाम है, हम्म। उसके बीच में गैप नहीं था। तो ओके। और बायोलॉजी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का बहुत ज्यादा वास्ट है। हाँ 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 तो हाँ। मैंने बायोलॉजी और केमिस्ट्री की पढ़ाई पहले से चालू कर दी थी। हम्म। और बाकी जो थे फिजिक्स वगैरह उसमें एग्जाम्स के बीच में गैप रहता था। सात हम्म। सात दिन 5-5 दिन ऐसे गैप रहता था। वो फिजिक्स की पढ़ाई या जो एफिलेटेड इंग्लिश ज्योग्राफी वगैरह उसकी पढ़ाई मैंने गैप नहीं की। हम्म। और उसके साइड बाय साइड मैंने बायो रिवाइज करता रहा मैं ज्यादातर, हम्म। नीट का, क्योंकि बायो वोलाटाइल है। तो बायो हम्म। रिवाइज करता रहा मैं। तो वो शायद लगभग 1 महीना उसी में चला गया, इसी शेड्यूल में। हम्म। हम्म। और मतलब ये मैंने कब चालू किया, पहला जेईई मेंस अटेम्प्ट जब मैंने दिया प्रैक्टिस के लिए, हम्म। तो हम्म। उसके बाद से मैंने ये बोर्ड्स की तैयारी चालू कर दी। हम्म। बायो साथ साइड बाय साइड रिवाइज करते हुए, और बोर्ड्स खत्म होने के बाद फिर से मैंने एक बार और रिवीजन चालू कर दी, फिजिक्स पीसीबी की। मतलब तुमने बोर्ड्स की प्रिपरेशन मोस्टली जनवरी एंड से चालू करी प्रॉपर हाँ, तरीके से? जनवरी एंड से एग्जैक्टली। हाँ। ये दिस आई हैव सीन पैटर्न ए लॉट दैट, और हमने हमारे टाइम पे भी यही किया था कि जब हाँ बोर्ड्स पास आने वाले होते हैं तो पहले हम क्या करते हैं कि बोर्ड्स का थोड़ा थोड़ा देखते रहते हैं हाँ हाँ स्टार्टिंग से, कि पता रहे कि हाँ है क्या बोर्ड्स में एक्चुअली। एंड प्रॉपर प्रिपरेशन वो 1 महीने में ही हो पाती है लास्ट में, क्योंकि उससे हाँ, पहले आपका मन भी नहीं करता करने का, वही डर है वही डर है। लगना शुरू होता है थोड़ा बोर्ड्स का लास्ट में कि यार देखना है बोर्ड्स भी, मतलब आप कर लेते हो। और बोर्ड्स के साथ साथ आपका कभी भी मन पूरी तरह से बोर्ड्स में नहीं जाता, आपको रहता है हरदम कि मुझे अपने नीट का प्रिपरेशन भी जो भी मैं कर पाऊँ, टाइम निकाल पाऊँ, करना है। हम्म लाइक यू हम्म रिवाइज जो बायो, क्योंकि बायो रिवाइज करना सबसे आसान रहा होगा हाँ, और सबसे सही। जल्दी स्लिप भी बायो ही हो जाती है हाँ, दिमाग से। तो इसीलिए दैट्स मैंने। वाई। हाँ। हाँ, हम्म। ओके। एंड आफ्टर बोर्ड्स, जैसे नीट था, अच्छा नीट में तुम्हारा स्कोर कितना था 3 मई वाले में? 715 थे मेरे। ओके, तो उसमें भी तुम डेफिनेटली एम्स दिल्ली तक तुमको तब भी मिल ही रहा था। हाँ। पता नहीं, वो तो हाँ, वो मतलब लीक आप भी कह ही हुआ नहीं था। सकते, हाँ लेकिन यार हाँ। सो जैसे तुम्हारा जब बोर्ड्स खत्म हुआ उसके बाद से लेकिन नीट के पहले तक तुमने कितने क्वेश्चंस करीब कर लिए होंगे और तुमने क्या क्या किया था उस टाइम पर? आई थिंक मैंने 3 रिवीजन किए थे। मतलब पहला रिवीजन हाँ। तो जनवरी तक हो गया। जो हम्म। बोर्ड्स के बाद मैंने चालू किया, तब मैंने क्या किया कि फिजिक्स या केमिस्ट्री जो भी हो, उसके मैं पहले हम्म। एक 40-50 मॉडरेट लेवल के सवाल बना लेता था, हम्म। कॉन्सेप्ट रिवाइज करने से पहले। हम्म। क्योंकि मुझे पता चल जाता था कि क्या कॉन्सेप्ट में मेरा रह रहा है या ठीक। क्या मुझसे नहीं बन रहा। तो हाँ। जब मैं कॉन्सेप्ट तो मैं पूरा रिवाइज करता था, लेकिन जो जिस कॉन्सेप्ट से मेरे क्वेश्चन नहीं बन रहे, उस पे मैं ज्यादा हम्म। फोकस करता था उस टाइम पे। हम्म। 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 तो बायो तो मैंने फिर से पूरी रिवाइज की, उसमें कुछ क्वेश्चन हम्म। नहीं है। लेकिन फिजिक्स हम्म। केमिस्ट्री के लिए मैंने ये किया हम्म। सेकंड और थर्ड रिवीजन में। हम्म। और थोड़े जो इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स थे उसके मैंने शॉर्ट नोट बना लिए थे। हम्म। क्योंकि हम्म। बाद में एग्जाम से एक वीक पहले ऐसे रिवाइज करने के लिए शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। हम्म। बायो के भी हम्म। मैंने सेकंड रिवीजन में ही शॉर्ट नोट्स बना लिए, क्योंकि क्या याद नहीं रह रहा वो पता था उस टाइम। हाँ। तो उसका मुझे फायदा हुआ बहुत बाद में। एग्जैक्टली। सो जैसे फिजिक्स का तुमने रिवीजन शुरू करने के पहले तुमने कुछ क्वेश्चंस करके देख लिया कि इस चैप्टर में एक्चुअली क्या नहीं आता है मुझे, हाँ हाँ, एग्जैक्टली। एंड देन आई शुड स्ट्रिक्टली फोकस ऑन दैट पार्ट कि ये चीज मुझे हाँ नहीं बनती, क्योंकि क्योंकि एक्चुअली यही होता है कि एक बार आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, रिवीजन आपका हो चुका है, फिर आपको देखना वही है कि आपको क्या नहीं बनता है, हाँ हाँ। अटक कहाँ रहे हो, है ना? और उसमें और मिस्टेक एनालिसिस भी बहुत मदद करता है। मतलब जो हमने टेस्ट दे हम्म। रहे हैं उसमें क्या मिस्टेक्स हुए, कौन हम्म। से टॉपिक कौन से सब टॉपिक से मिस्टेक्स हुए, वो भी एनालाइज करते रहना चाहिए कंटिन्यूअसली। हाँ। एग्जैक्टली। एंड बायो में यू आर सेइंग दैट तुमने एक अलग से कॉपी बना रखा था शॉर्ट नोट्स के लिए कि हाँ क्या चीज तुम भूलते हो बार बार, हाँ 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 क्योंकि लास्ट में एग्जैक्टली एग्जाम के जस्ट पहले एक हफ्ता पहले आपके पास टाइम कम होता है, तो आप केवल वो हाँ चीजें कम से कम रिवाइज करके जाते हो, हाँ हाँ हाँ, सही। है ना? सो जस्ट फॉर फन, जैसे तुमने जब तुम्हारा बोर्ड्स हो गया था उसके बाद तुमने और कोचिंग्स के भी पेपर करके देखे थे कि मैं देखता हूँ कि मैं क्या कितना बन रहा है मुझसे? मैंने एलन की टेस्ट सीरीज लगा के रखी थी। मतलब ओके। आई थिंक जब मैंने रिवीजन चालू किया अक्टूबर में वगैरह, हाँ तब मैं उनका सिलेबस तो मेरे सिलेबस से मैच नहीं करता था मोस्ट ऑफ द हाँ टाइम्स। हाँ हाँ तो हाँ हाँ लेकिन फिर भी मैं जाके दे आता था जितना हाँ मुझे हाँ आता है। क्या मुझे हाँ हाँ रिटेन हो रहा है, क्या मैं भूल चुका हूँ, हाँ हाँ। वो मैं देख के आता था। जितने भी मार्क्स आए, मुझे पेरेंट्स ने भी वही रेकमेंड किया कि जा देख के आ, नए नए मॉडल्स तुझे देखने मिल जाएंगे। हम्म। उससे तुझे थोड़ा 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 ना हो लेकिन फायदा हो जाए। लेकिन बाद में हम्म। जब फुल सिलेबस उनके भी चालू हुए तो मैं रेगुलरली वो अटेंड करता था। क्योंकि ठीक है। मतलब नए मॉडल्स हाथ लग जाए तो क्या ही प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उस टाइम तो भाई फिर वहां पर टेस्ट सीरीज में परफॉर्मेंस कैसा चल रहा था जो तुम दे रहे थे ऑलिडा की? टेस्ट सीरीज में अच्छा था मेरा। एक दो टेस्ट छोड़े तो 680 से 710 वगैरह के बीच में आ जाते थे।
ओके 710 शायद मेरा हाईएस्ट स्कोर है उनकी टेस्ट सीरीज में। हाँ तो मतलब तो तुम्हारा एक हाँ सर्टेन लेवल तुम क्रॉस कर चुके थे क्योंकि पेपर्स भी बहुत टफ आ रहे थे उस टाइम पे, स्पेशली बायो के भी हाँ पेपर्स टफ थे। हाँ हाँ। बट सो जैसे बायो का पेपर इतना टफ आ रहा था तो बायो कैसे तुम मैनेज कर रहे थे, क्योंकि क्वेश्चंस कुछ बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल हो जाते थे, कुछ क्वेश्चंस कुछ बहुत हाँ लंबे भी थे। हाँ। थोड़े जो क्वेश्चंस वो आउट ऑफ एनसीईआरटी थे वो मैं उतना उनको रेलेवेंस नहीं देता था उस टाइम पे भी। हाँ हाँ। लेकिन जो भी क्वेश्चंस अगर डीप एनालिटिकल क्वेश्चंस है हम्म। तो आई थिंक मैंने उनको इम्पोर्टेंस दिया, क्योंकि पता नहीं कैसा आने वाला है पेपर सही बायो बात का है, भी। एग्जैक्टली हाँ। हाँ ठीक ठीक। तो मैंने ट्राई किया कि जितने हो उतने। मैंने बुक्स भी खरीद ली थी जेनेटिक्स के लिए वगैरह, बालाजी की अंसारी वगैरह आती है 12th की। तो वो भी खरीद ली थी, क्योंकि एनालिटिकल क्वेश्चंस अगर पिछले साल भी बहुत लेंथी क्वेश्चंस थे 2025 में भी। और आई हाँ थिंक रीनीट छोड़ा, लेकिन बायो बहुत आसान था उसका। लेकिन हाँ। अगर नीट में भी कहे तो लेंथी क्वेश्चंस थे। तो हम्म। आई थिंक उसका भी फायदा हुआ कि मुझे एक आइडिया लग चुका था कि कैसे टैकल करना है इन लेंथी या एनालिटिकल क्वेश्चंस को। एग्जैक्टली वो यार देखो। हाँ हाँ मतलब जब पेपर अनसर्टेनिटी होती है तो फिर हम हर हर डायरेक्शन से, अगर हमारे पास मौका है तो हम हर डायरेक्शन से अपने आप को प्रिपेयर हाँ करके चलते सही। हैं। एग्जैक्टली सो जैसे तुम तो अब क्या होता है ना कि देखो सार्थक, मैं मतलब जो बच्चों को बोलता हूँ, जैसे मैं हर लेवल के बच्चे की बात करके चल रहा हूँ यहाँ पर, हम्म मैं बच्चों को बोलता हूँ कि स्टेजेस ऑफ प्रिपरेशन होती हैं। हम्म। पहले आप अपने लेक्चर्स कंप्लीट करते हो, फिर आप अपने नोट्स कंप्लीट करते हो, फिर आप डीपीपीएस पे आते हो, फिर मॉड्यूल्स पे आते हो। जब अगर आप ये काम फास्ट कर लेते हो तो फिर आप और हायर लेवल ऑफ बुक्स पे जा सकते हो। और एक सर्टेन लेवल के बाद आपका जब रिवीजन हो चुका होता है तब आप इस लेवल पर होते हो कि आप कुछ भी कर सकते हो। हाँ आप हर तरह की सही। चीजों पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। हाँ हाँ हाँ। और मैं हरदम बच्चों को बोलता हूँ कि टॉपर को देख करके तुम स्टार्टिंग से एक्सपेरिमेंट करना मत शुरू करो, क्योंकि तुम उस लेवल पे भी पहुंचे नहीं हो। हम्म। यू हैव टू मेक योर बेस स्ट्रांग। और यस पहले यस। हरदम अपना पहले बेस स्ट्रांग करोगे तो कम से कम पहले तुम्हारा सिलेक्शन सिक्योर हो जाएगा। हाँ एंड देन यू सही। कैन एक्सपेरिमेंट विद न्यू थिंग्स एंड यू कैन गेट ए गुड रैंक। यस यस। और सो साथ ही जैसे नीट में भी तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, उसके बाद जब रीनीट का न्यूज आया तो हाँ साइकोलॉजिकली और घर पर और किस तरह से फिर तुमने अपने आप को वो किया, और कब तुमने पढ़ाई फिर वापस शुरू कर दी? शायद 12th में को न्यूज आई थी कि हाँ। नीट कैंसिल हो गया है। हम्म। मैं तब घर पे भी नहीं था, मैं अकेला बाहर हाँ था। हाँ। मतलब फिर ये हुआ कि मतलब मेरे कोचिंग ने तब कुछ प्रोग्राम अरेंज किया था, वहां मैं था। तो मेरे ओके। मतलब दूसरे ब्रांचेस के भी बच्चे थे जिनका अच्छा स्कोर आया था 710 705 हाँ वगैरह। तो सब हम हाँ। एक साथ ही थे, तो हमें एक साथ ही पता चला कि ये नीट हम्म कैंसिल हो गई है, फिर से करना है। तो हम्म। वहां से मैं जब घर आया तो पेरेंट्स भी ऑब्वियसली डिसअपॉइंटमेंट तो था ही सही बात। हाँ हाँ हाँ। कि अच्छा स्कोर आया था पहली बार भी। लेकिन हम्म। एक अपॉर्चुनिटी जैसा भी देखा कि रैंक बेटर हो सकता है, शायद पेपर टफ आ जाए, हाँ यहाँ इस बार का इजी हाँ था। तुम्हें फायदा हो हाँ। जाएगा, एक बार कर लिया फिर से एक महीने में क्या ही हो जाएगा। ठीक है, ही हो जाएगा हाँ। हाँ तो सही बात है। लेकिन वो एक भी था कि रिलैक्स हो गया था मैं 10 दिन। हाँ 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 तो हाँ। फिर से उस जोन में आने के लिए, फिर से उस पढ़ाई के जोन में हाँ, आने के लिए एक एक हफ्ता तो चला ही गया। चले चला जाता है हाँ। एग्जैक्टली। हाँ और फिर मैंने आई थिंक जैसे मैंने सेकेंड या थर्ड रिवीजन में अप्रोच लिया था कि वीक हाँ टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है, वैसा ही अप्रोच इस एक महीने में मैंने लिया। ज्यादातर हाँ। मिस्टेक एनालिसिस पे फोकस किया, हो गया फिर। सही बात है। एग्जैक्टली देखो एक्चुअली बट मैं मतलब नीट के बाद रीनीट के पहले ना एक बार खास करके अगर आपने एग्जाम दे दिया है, आप ऑलरेडी काफी मेहनत कर चुके हो, तो आप ना बहुत ज्यादा हाँ ड्रेन्ड हो जाते हो। हाँ आप थक जाते हो बहुत ज्यादा, फिर आप दोबारा फिर से कोई कहेगी जीरो से, क्योंकि आपको ये पता है कि एक्चुअली आप मतलब टॉप तक पहुंचने का रास्ता तो है लेकिन बैठने की जगह नहीं है। हाँ। इफ यू डोंट वर्क यू विल गो डाउन। है यस ना? यस। जैसे एक एक शायद बंदा था जिसके 720 आ रहे थे, उसके फिर 660 अच्छा आए रीनीट में। एक कोई केस सर शायद एलन से ही ऐसा हुआ था, उन्होंने अपने अच्छा वीडियो अच्छा। में खुद ही बताया था कि एक बंदा जिसके ओके। 720 आ रहे थे नीट हम्म। में, री नीट में उसके 660 नंबर आए। वो तो मतलब वैसे सोचो कि हाँ कि उस बहुत मतलब डिफिकल्ट था फिर से मोमेंटम गेन करना। यस सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू गेन मोमेंटम अगेन, और उसी लेवल का एग्जाम देके, क्योंकि हाँ थोड़ा सा आपका थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ कोई चीज तो आप मतलब नंबर 1 से आप नंबर 100 पे आ जाओगे। वही तो हाँ। और एग्जैक्टली सो वैसे यू पर एक कमबैक चांस भी बहुत लोगों को मिला। हाँ एंड यू हाँ डिड वेरी वेल एक्चुअली। क्लास 12th के साथ जिन बच्चों ने एग्जाम दिया था उनको सबसे अच्छा मौका मिला, क्योंकि कई बार बोर्ड्स के कारण जो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस बीच में हुआ था हाँ वो चीज हाँ कंपनसेट एक महीने में हो गई रीनीट में। हाँ सही है। एंड
सो सार्थक, व्हाट डू यू थिंक इन द अपकमिंग टाइम, जिस तरह का पेपर 2 बार से आया है, हालांकि हम्म। नीट का पेपर थोड़ा इजी था, रीनीट का पेपर फिर हाँ, वापस टफ था, सो इन द अपकमिंग टाइम व्हाट डू यू थिंक द लेवल ऑफ पेपर इज गोइंग टू बी? आई थिंक कि जैसे इस साल बहुत मतलब उनका डिस्टर्ब हुआ है, तो आई थिंक कि जो रीनीट का पैटर्न रहा उसी हम्म, हिसाब से कंटिन्यू होगा, मुझे तो लगता है। है ना क्योंकि कि हाँ। बिकॉज एक अगर स्टैंडर्ड ये सेट हो जाएगा तो मे भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में भी फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा टफ ही आए। हाँ, क्योंकि वो फिल्ट्रेशन भी हो जाता है ना, एक मार्क पे ज्यादा सेग्रीगेट नहीं होते बच्चे, जैसे हाँ पहले नीट में हो जाता। हाँ कट हाँ ऑफ हाँ हाँ। बहुत हाई जाता है, इस बार थोड़ा सा तो कम हो गया। एक्चुअली नीट ना पहले बहुत टफ हुआ करता था। नीट को इजी बाद में किया गया है। अगर आप ना 2010 से पहले के पेपर देखोगे, 7-8 से पहले के पेपर देखोगे, तो ओके। पहले ना बायो एनसीईआरटी से नहीं आती थी। सही है। तो वो क्या है, पेपर को बहुत ज्यादा टफ हो जाता था क्योंकि बायो इतनी ज्यादा वास्ट थी कि उसके हाँ, साथ फिजिक्स केमिस्ट्री जिस लेवल का आपका आ रहा है उस लेवल को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट पड़ता था। सही है। एंड द कट ऑफ यूज टू बी अराउंड 65%। ओके। है ना, हाँ, मतलब हाँ। आपके उस समय 800 नंबर का पेपर होता था, तो आई थिंक 65% पाँच मीन सौ पाँच सौ बीस 848, 500-520 के आसपास जो है, हम्म, उतने में आपका सिलेक्शन हो जाता था। एंड अच्छा, अच्छा, आपकी अच्छा। रैंक ऑल इंडिया रैंक 3000 के आसपास आ जाती थी। हम्म। बिकॉज ओके। नाउ व्हाट दे हैव देयर इज द पैटर्न इज दैट कि बायो उन्होंने काफी इजी कर दिया क्योंकि पूरा एनसीईआरटी से कर दिया। हाँ, तो हाँ। बायो में आपको इधर उधर कहीं देखना नहीं, तो अब बचा क्या, फिजिक्स केमिस्ट्री। अब लगा लो दिमाग जितना फिजिक्स सही केमिस्ट्री में है। लगा सकते हो। हाँ। बट it's not good for a doctor because medical college में there is no physics chemistry. यस। You will not be using any of this thing in हाँ, your upcoming exams ever. नहीं वो सिर्फ आई थिंक कि उसके फिजिक्स केमिस्ट्री पे मेरे पेरेंट्स ने भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू बताया कि सिलेक्शन के लिए मदद करता है। हाँ बाकी कुछ आपका कुछ यूज नहीं है उसका। वो हाँ। सिर्फ आपकी 11th 12th में कैसा आपने प्रिपेयर किया है उसके लिए है। अब और डॉक्टर्स में कोई यूज नहीं है उसका। मतलब आप कल को मेडिकल सब्जेक्ट्स पढ़ते हो ना, जो 19 सब्जेक्ट्स आप पढ़ोगे एमबीबीएस में, ये ओके। पूरे 19 सब्जेक्ट्स आपको आगे आपके पीजी में काम में आएंगे। हाँ, दिस पीजी सही। एग्जाम में भी काम में आएंगे और कल को जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तब भी आपको काम में आएंगे। पूरे 19 हम्म। सब्जेक्ट्स कहीं ना कहीं हाँ, आपको रिलेवेंट होगा। लेकिन हाँ। 11th 12th में जो आपने ये फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा, ये आपका आगे कोई रिलेवेंस नहीं है। बायो भी मतलब बॉटनी का क्या करना है अभी? बायो का बॉटनी, हाँ, बॉटनी का चलो ठीक है, बॉटनी का जो आपका प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर क्रेब साइकिल वो बताते हैं, हाँ, या हाँ, थोड़ा बहुत सही जो है। ग्लाइकोलाइसिस वगैरह बताते हैं, वो आपको ह्यूमन हाँ। फिजियोलॉजी में भी सेम काम में आ जाता है। थोड़ा बहुत हम्म। वो काम में आता है, बट मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है दैट इज नॉट रेलिवेंट टू अवर स्टडीज इन द कॉलेज। सही है, सही। So, Sarthak, as per you, like you have analyzed yourself in past 2 years, what are your biggest strengths that help you clear this exam? आई Your थिंक biggest strength personally, yeah. हाँ, आई थिंक मेरा टाइम मैनेजमेंट स्किल कहो या जो मेरी पढ़ाई थी वो कम टाइम में हो जाती थी। तो Hmm. जैसा मैंने कहा कि ये 2-3 घंटा मिलता था कोचिंग के बाद में, Hmm. तो उसमें आई मैनेज टू स्टडी मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स इन दोज 2-3 आवर्स। और बाद में Hmm. रिवीजन में भी मुझे उसका फायदा हुआ कि मेरे वीकली जो भी 4-5 चैप्टर के टेस्ट होते थे, उसमें भी मेरा सिलेबस कुछ बचता नहीं था, एक आध दो मैं एक्स्ट्रा टॉपिक ही करके जाता था। वो एक Hmm. मेरी स्ट्रेंथ थी, और पेपर में भी मेरा फिजिक्स या मेरा कैलकुलेशन पहले से ही फास्ट है। हाँ, okay. सच कहूँ तो तो मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री में उसका फायदा हुआ, मैं कह सकता Okay. So, कैलकुलेशन के लिए तुमने कुछ अलग से वो किया था या बचपन से ही तुम्हारा थोड़ा सा था हूँ। कि नहीं मतलब यू वो वर फर्स्ट के 2-4 मतलब फर्स्ट से फोर्थ तक मैंने वो अबेकस किया था। अबेकस किया था? लेकिन ओके। मैं अबेकस तो अभी नहीं यूज करता, लेकिन उससे मेरा एक कैलकुलेशन स्पीड तो फास्ट हो गया। बेसिक कैलकुलेशन जो होता है, हाँ 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 तो हाँ। वो मेरा फास्ट हो गया था। एग्जैक्टली। ओके, सो यू मतलब कुछ ना कुछ तो वो रेमिनेंट पार्ट जो तुमने उस समय किया था वो तुमको आज आगे हेल्प किया, या तुमको एक दिमाग में हाँ, आई गया कि मेरा कैलकुलेशन फास्ट है। हाँ, हाँ, वो पता था। एग्जैक्टली। सो जैसे तुम फिजिक्स करते थे तो तुम पेपर में तो लिख करके करते थे या फिर माइंड में ही कैलकुलेशन हो जाता था सॉल्व? कैलकुलेशन हो जाता था, लेकिन मुझे सॉल्व तो करना ही पड़ा। वो जो पेपर में लास्ट का करना ही स्टेप पड़ता। है, लास्ट का स्टेप माइंड में हो जाता था, नंबर हम्म लाना। कौन हम्म क्या हम्म, नंबर आंसर है, लेकिन बाकी सब तो आई थिंक कि वो मैंने पेपर की जितनी जगह है वो पूरी यूज कर ली थी, नीट में भी रीनीट में भी। हाँ ओके। तो वो बहुत लिखता था मैं पेपर पे, वो एक मेरा था। हम्म। ओके। एंड सार्थक, जैसे जो बच्चे इस साल 2027 में एग्जाम देंगे अब, है ना, ओके। एंड एंड नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट फ्रेशर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट ड्रॉपर्स। से फॉर एग्जाम्पल ओके। एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो लेते हैं कि से फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम इस बार का पेपर नहीं दे पाते हाँ। बाई एनी सिचुएशन, और मान हम्म। लो बाई चांस तुमको होता कि तुमको 2027 का पेपर देना हम्म। है ना, विथ, तो तुम किस तरह से अप्रोच करते हो उस चीज को? आई थिंक कि अभी 8-9-10 महीने तो है आसानी से। हाँ
हाँ तो इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम। हाँ हाँ तो बेसिक से मैं चालू कर सकता हूँ, देना हाँ है तो हम्म आई ट्राई टू कवर मोस्ट ऑफ द सिलेबस लाइक प्रॉपरली फ्रॉम बेसिक कॉन्सेप्ट्स टू इन डेप्थ कॉन्सेप्ट्स टिल 5-6 मंथ्स, लगभग हम्म दिसंबर तक, दिसंबर तक, दिसंबर या ओके। जनवरी तक हम्म ट्राई हम्म आई हम्म ट्राई टू कवर देन। हम्म फिर सेम कि अब मैं 5-6 मंथ में वो कर चुका हूँ, ज्यादा टाइम भी नहीं है। पहले से हम्म पहले मुझे 1.5 साल पहले का रिटेन करना था, हम्म हम्म। 11th अक्टूबर में जब खत्म, अब मुझे 5-6 मंथ्स का ही रिटेन करना है। हाँ तो वो एक प्लस पॉइंट हो जाता, और जनवरी से मैं सेम जैसे मैंने पहले इस साल की जनवरी से किया, वैसे ही मैं हाँ ट्राई करता कि करना है मुझे। फिर से रिवाइज करना है, वीक कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करना है, पेपर्स जितने हो सके, मॉक टेस्ट जितने हो सके देना है, और उसके मिस्टेक्स एनालाइज करने हैं। ओके। सो जैसे मैं जो ड्रॉपर्स को बोलता हूँ कि इस साल आपका मेन गोल होना चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस। हाँ सही है। यू शुड नॉट ज्वाइन लेक्चर्स अगेन, यू पूरा कोचिंग ज्वाइन करके फिर से पूरी क्लासेस बैठने का सेंस नहीं बनता। हाँ मतलब आपका बेस अगर एक बार क्लियर है तो गो फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आप सिलेक्ट होगे। सही है। और सही। वही आपको मेन चीज हेल्प करेगी, थ्योरी वापस से करते रहना, बैठना और 12-12 घंटे के लेक्चर्स देखना डजंट मेक एनी सेंस इफ यू हैव डन हाँ। इट बिफोर, है ना? यस। Okay. So, Sarthak, it was very nice talking to you. We have learned a lot and definitely जब तुम एम्स ज्वाइन करोगे उसके बाद भी कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में आएगा, तो आई विल टेक अनदर इंटरव्यू ओके। ऑफ यू, है ना? ओके। ओके, आई नो विल। इशू। एंड जैसे ही तुम्हारा एम्स ज्वाइन होता है तुम आते हम्म। हो मुझे कॉल करना, है ना? वी विल मीट। ओके। ओके। एंड ओके। मैं ओके, नो तुमको इशू। एम्स एम्स में एक्चुअली जब आप मेरे ज्वाइन करते हो ना, तो आप बहुत आपको लगता है कि एम्स में जितना आपने देखा है फर्स्ट ईयर में उतना ही है। एम्स हाँ बहुत हाँ। बड़ा है और ओके। एम्स हैज अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक, मतलब आप यू वुड नॉट बिलीव कि छोटे छोटे से कमरों के अंदर एम्स में कितना कुछ रखा हुआ है। द टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स वी हैव एंड द फैसिलिटीज वी हैव, लाइक वेयर आई एम वर्किंग राइट नाउ, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट लैब इन एशिया। उसको हम स्मार्ट लैब ओके। बोलते हैं। सो जब तुम आओगे तो आई विल शो यू अराउंड, आई विल शो यू फ्यू ओके। ओके, थिंग्स नो जो इशू। एम्स, जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है हमारे पास। सो ओह। दीज थिंग्स मतलब मतलब हर जगह पे अवेलेबल नहीं है, तो एम्स के पास ये कुछ फैसिलिटीज है विच डेफिनेटली शुड बी अप्रिशिएटेड एंड शुड बी हम्म। यूज्ड बाय द स्टूडेंट्स। ओके। वही मुझे तो वो अपॉर्चुनिटी अभी मिल रही है कि इंडिया हाँ, के मोस्ट प्रीमियर मेडिकल कॉलेज में पढ़ना है, तो यस, आई थिंक इट्स वो नॉट रीनीट का एक फायदा हो गया। definitely, and it's not only top most college in India, it's one of ओके। the top most college in whole world। टॉप हम्म। 20 के अंदर तो एम्स हरदम रहता ही है ओके। किसी ना किसी रैंकिंग में। हाँ सो हाँ। डेफिनेटली सार्थक, आओ मिलते हैं। हाँ। कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू अगेन एंड ओके, थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन टू योर पेरेंट्स ऑल्सो। यस यस। उनका भी बहुत हार्ड वर्क है इस चीज में, आई थिंक। मेरे पापा आपके वीडियो देखा करते थे या लाइव सेशन देखा अच्छा। करते थे, उन्हीं ने हाँ शायद आपके वीडियो पे कमेंट करा था ऐसे कुछ तो। हाँ, अंकल ने एक्चुअली मेरे वीडियो पे कमेंट किया था, तो मुझे पहले लगा कोई स्पैम कर रहा है। ओके। मुझे लगा कि हाँ कोई हाँ। ऐसे ही बोल रहा है कि फिर मुझे लगा कि नहीं, हो सकता सही भी बोल रहे हैं, तो मैंने उनको बोला, फिर उन्होंने मुझे बताया कि नहीं नहीं, फिर उनका मैसेज भी मेरे पास आया एंड हाँ दैट्स हाँ। हाउ आई गॉट इनटू कांटेक्ट विथ यू। हाँ वही। सो डेफिनेटली यार, इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू एंड ओके। लेट्स मीट, सेम कम टू। टू एम्स, लेट्स मीट एंड वी विल, यस हम यस। सामने पे बैठ करके डिस्कशन फिर से करेंगे, है ना, एक बार। ओके। ओके, नो इशू। ओके यार, ओके, बाय बाय। हाँ। बाय। बाय।